वेलकम बैक गाइस। सो हमने क्लास 12 तक सारे 12 कर लिया। आज क्लास नंबर 13 है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉर्नवेलिस कोड की जो कमियां सीमाएं थी लास्ट में। और जैसे न्याय, उसमें क्या क्या कमियां थी, जैसे न्याय धीमा और महंगा हो गया था, न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ गया था और धनी लोग पैसा खरीद सकते, न्याय को खरीद सकते थे पैसे से। कानून अत्यधिक जटिल थे और न्यायाधीश यूरोपियन थे, इसीलिए भारतीय परंपराओं को नहीं समझ सके थे। तो ये इसकी खामियां थी। अच्छाई भी थी, खामियां भी थी। तो ये खामियां लास्ट में हमने पढ़ा था। तो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में, जॉन सोर। 1793 से 1798 तक, ठीक है। इसकी वो टेन्योर रहा था और इसने स्थायी बंदोबस्त, जो परमानेंट सेटलमेंट था, स्थायी बंदोबस्त ठेका प्रणाली, उसका ड्राफ्ट तैयार करा था। ड्राफ्ट तैयार करा था इसने, ठीक है। चौथा, इसके बाद आते हैं हम लॉर्ड वेलेजली। पढ़ चुके हैं हम सारे सबके बारे में। तो यहाँ पे 1798 से टेन्योर था 1805 तक, ठीक है। और इसने सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करा था, इसने सहायक संधि की शुरुआत करी थी। सहायक संधि व्यवस्था, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम व्यवस्था की शुरुआत की थी इसने, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसके प्रावधान थे। इसके क्या प्रावधान थे, जैसे कि पहला था, रियासत अपनी सुरक्षा और विदेशी मामले कंपनी को देगी। पहला ये था इसका प्रावधान। दूसरा था, जो रियासत की सुरक्षा है वो कंपनी उसके लिए एक सेना तैनात करेगी उसकी रक्षा के लिए। तीसरी चीज़ थी, रियासतों में कंपनी का एक अधिकारी तैनात किया जाएगा और उसको रेजिडेंट बोला जाता था, ठीक है, रेजिडेंट। और चौथी बात, जो अब इसके बदले में रियासतें क्या देंगी, जो बिग रियासतें थी, बड़ी रियासतें थी, वो तो एक संप्रभु क्षेत्र दे देती थी कंपनी को, और जो स्मॉल थी जिसमें क्षेत्र वगैरह था नहीं, तो वो क्या करती थी, वो एक तरह से नगद दे देती थी, मतलब बदले में, जो सुरक्षा के लिए। और पांचवी चीज़ थी, जो कंपनी थी वो इस कंपनी जो रियासतें थी वो कंपनी की सहमति के बिना कोई भी रियासत अपनी सेवा में किसी भी यूरोपियन को नहीं रख सकती थी। और छठा, जो रेजिडेंट था वो उनके जैसे रियासत के आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, उसका उल्टा ये करता था, आंतरिक हस्तक्षेप रेजिडेंट करता था। अब सहायक संधि के कारण क्या थे, क्यों लागू की गई, ठीक है। पहला, ठीक है, अब कंपनी को नेपोलियन के हमले का खतरा था और भारतीय रियासतें और नेपोलियन के साथ संधि कर सकती थी, तो इसको एक तरह से दूर करना चाहती थी इस समस्या को। सेकंड क्या थी, जो मराठा थी उनको छोड़कर कोई भी रियासत प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन से वो नहीं ले सकती टक्कर, तो इसको और टक्कर नहीं ले सकती थी बाकी सारी रियासतें मिलकर एक संगठन बना सकती थी, वो इसको चैलेंज कर सकती थी अंग्रेज को, तो वो ऐसा करना नहीं चाहते थे अंग्रेज, तो इसीलिए ये सेकंड कारण हो गया। तीसरा, कंपनी थी वो एक सेना तो तैयार करना चाहती थी, लेकिन खर्चा कहाँ से करे, खर्चा खर्चा तो मतलब फिर वो क्या करते थे, खर्चा भारतीय खर्चा करें और सेना यूरो उसकी अंग्रेज की हो, तो ये एक तरह से ये कारण था। चौथा, मतलब और चौथा कारण तो क्या ही दिया, देख जैसे कि एक कंपनी थी, राजनीतिक शक्ति तो थी उसमें, ठीक है, लेकिन वो राजनीतिक स्थिरता भी चाहती थी, तो क्योंकि उनको एक अपने क्षेत्र वगैरह भी चाहिए थे, तो वो एक तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी करा इन्होंने। तो ये चार कारण थे मुख्य मुख्य जिसमें लागू हुई। अब जो सहायक संधि संधि करने वाली रियासतें, इसमें एक ट्रिक है, जैसे हमता। एच से हो गया हैदराबाद, जो कि 1798 में इसने संधि कर ली थी। एम से हो गया मैसूर, जो हड़प लिया था मतलब एक तरह से, और संधि कर ली थी उसको बना के, ठीक है, मैसूर के साथ संधि करी 1799 में, ठीक है। अब टी से तंजौर, तंजौर से करी थी 1801 में, 1790, सॉरी 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 1799 में। अब 1800 में से किसी में नहीं करी, फिर 1801 में करी थी अवध के साथ, अवध। और लास्ट पेशवा और भी करी थी, जैसे पेशवा के साथ करी थी 1802 में। फिर भी भोसले से करी थी, सिंधिया से करी थी, काफ़ी ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें थी, पीबीएस, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने जो सहायक संधि के, अब इसके लाभ क्या हुए, लाभ भी जरूरी है देखने, क्या क्या लाभ रहे। पहला लाभ, जो कंपनी का जो नेपोलियन का आक्रमण का खतरा था वो टल गया, क्योंकि उन्होंने रियासतों से संधि कर ली थी। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा, कंपनी भारतीय रियासतों के संगठन बनाने का खतरा था वो भी समाप्त हो गया। तीसरा, और कंपनी को जो भारतीय खर्च पर सेना बनाने के लिए सफलता चाहिए थी वो मिल चुकी थी। ठीक है। चौथा, कंपनी कंपनी का इस जो बड़ी रियासत थी वो अपना क्षेत्र देती थी, इस चक्कर में इसको साम्राज्य विस्तार हुआ और एक तरह से इन्होंने पॉलिटिकली राजनीतिक स्थिरता भी हासिल करी। ठीक है। चौथा ये हो गया। पांचवा, अब जो कंपनी थी धीरे धीरे ये क्या करने लगी, जो भारत के महत्वपूर्ण सामरिक स्थल हैं उन पे कब्जा करने लगी धीरे धीरे। इसके लाभ ये हुए। ठीक है। जो भी और कंपनी ने अपने जो व्यापार थे और युद्ध थे दोनों को अलग अलग कर दिया, व्यापार को अलग, युद्ध को अलग, दोनों अलग अलग देखते थे। ठीक है। और जो जैसे दो रियासतें हैं वो आपस में लड़ती थी, तो इसकी एक स्थिरता प्रदान की, क्योंकि यहाँ भी अंग्रेजी सैनिक रहते थे और यहाँ भी अंग्रेजी सैनिक दोनों रहते थे, तो मध्यस्थता कंपनी करती थी दोनों के बीच में जो भी विवाद हो जाते थे। तो ये एक तरह से लाभ हुआ दोनों को। और जो रेजिडेंट था कंपनी में, उसमें प्रावधान था कि वो आंतरिक मामलों में, रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो करता था। और जो जनता थी एक तरह से वो काफ़ी दो दो चीज़ें शक्तियाँ हो गई थी एक रियासत में, जैसे एक तो राजा हो गया और एक रेजिडेंट, ये दो पावर हो गई थी एक तरह से। तो एक तरह से अंग्रेज़ों की प्रभु सत्ता शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब इसकी हानियाँ भी हुई होंगी, लाभ है तो हानियाँ भी हैं। हानियाँ किसके लिए हैं, राजाओं के लिए हैं। ठीक है। अब क्या क्या हानियाँ देखिए। जो भारतीय राजा थे उन्होंने सुरक्षा तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बेच दी थी कंपनी को। ठीक है। दूसरी, भारतीय जो राजा थे वो आर्थिक रूप से दिवालिया हो गए, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लिए जाने वाला धन जो उनको देते थे, छोटी रियासतें देती थी धन बदले में सेना की, वो उसके लिए, तो वो काफ़ी अधिक था, तो वो दिवालिया होते चले गए। अब भारतीय राजाओं को तो कुछ काम था नहीं, क्योंकि सारी मध्यस्थता कंपनी करती थी इसीलिए उनकी लग्जरी में जो विलासिता में उसकी वृद्धि हुई, और भारतीय राजाओं को तो अब अपनी लग्जरी जो चीज़ें ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने कर बढ़ा दिए, तो किसान आंदोलन स्टार्ट होने लग गए। ठीक है। चौथा, अब कंपनी वो पहले क्या होता था, जो अयोग्य राजा होते थे वो अपने आप ही मार दिए जाते थे या तो बदल दिए जाते थे, लेकिन कंपनियों ने उनको संरक्षण दिया अयोग्य राजाओं को, और जिसके कारण जनता का शोषण बढ़ने लगा। ठीक है। पांचवा, अब पहले सत्ता में क्या होता था, सिर्फ एक केंद्र होता था, अब इसमें कंपनी आती दो केंद्र हो गए, एक तो हो गया राजा, एक हो गया रेसिडेंट। तो दो केंद्र हो गए थे सत्ता के। ठीक है। और रेजिडेंट जो था वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था उसके में, तो ये एक तरह से राजा के क्षेत्र में वो हो गई। अब ये तो सहायक संधि है। अब और भी देख लेते हैं और वर्क क्या करे वेलेजली ने करा, जैसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में इसकी स्थापना करी, और उसका काम था गैर सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। और क्या करा इसने, और बाद में तो जैसे ही बाद में कालांतर में ये कॉलेज बंद हो गया था, क्योंकि और इसकी जगह जो है लंदन में हेल्बरी नाम से एक ईस्ट इंडिया कॉलेज, ईस्ट इंडियन कॉलेज 1806 में खोला गया था, ये बंद कर दिया गया था बाद में। ठीक है। तो और जो बेलेजिली था, बेलेजिली बहुत वो था कि बेलेजी अपने आप को कहता था मैं हूँ बंगाल का शेर, लॉयन ऑफ बंगाल कहता था अपने आप को बेलेजिली। अब पांचवा आता है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो फिर वापस पुनः नियुक्ति हुई थी उसकी। ठीक है। कॉर्नवालिस जो कि 1805 में आया था वापस, ये सेकंड नियुक्ति थी भारत में। और ये इसका जो ये मर गया था यूपी में, एक गाजीपुर नाम से जगह है यूपी की, वहाँ जाके मर चुका था। इसमें ज़्यादा कुछ काम तो हुआ नहीं, बस इतना ही कि सेकंड नियुक्ति उसकी दोबारा भारत में सेकंड बार हुई थी। अब सिक्स्थ वन है लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। ठीक है। अब लॉर्ड जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल था 1805 1807 तक।
अब इसमें क्या हुआ, इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे वेल्लोर विद्रोह हुआ था एक तो। 1806 में, जो कि एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है, सैनिक विद्रोह था जॉर्ज वार्लो में। और इसका कारण क्या था, इसका वेल्लोर विद्रोह, सैनिक का विद्रोह क्यों हुआ था? 1807 में भी सैन्य विद्रोह हुआ था, लेकिन ये एक वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था, ये याद रखना जरूरी है। और ऐसे क्यों हुआ था? जो सैनिकों के धार्मिक प्रतीक है उनको रोक लगा दी गई थी, उनका प्रयोग नहीं करेंगे, और इस वजह से सैनिक भड़क गए थे। और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक वहाँ का मद्रास का गवर्नर था, और उसके अनुसार प्रेस पर प्रतिबंध इस विद्रोह का कारण था, उसने ये कहा था, ठीक है। लेकिन असली कारण क्या था? धार्मिक जो चिन्ह थे मतलब सैनिकों के, उन पर रोक लगा दी थी, ठीक है। एक तो ये हो गया, मद्रास का विलियम बेंटिक वो था। अब हमारे यहाँ लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 13, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो सबको पता ही है, एक अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि जो कि 25 अप्रैल 1809 में हुई थी, रणजीत सिंह वर्सेस कंपनी के बीच में हुई थी। और इस चक्कर, और तो क्या क्या ही है इसमें, बस इतना ही याद करना है। और एक फिर इसके बाद आया लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 23 तक रहा, ठीक है, 1823 तक। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हुए, इसमें प्रथम एंग्लो नेपाल वॉर हुई, जो कि 1814 से 1816 हुई। और इस वॉर को संगोली की संधि से समाप्त किया गया। और इस संधि की शर्तें क्या क्या थी? पहली शर्त थी, जो नेपाल के कई पर्वतीय प्रदेश थे वो अंग्रेजों ने अधिकार में ले लिए। कौन कौन से थे? जैसे शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, नेपाल हो गया। वर्तमान में जो शिमला है, डलहौजी है और नेपाल आदि क्षेत्र अंग्रेजों ने हड़प वो ले लिए थे अपने काबू में। सेकंड, सिक्किम पर नेपाल का नियंत्रण समाप्त कर दिया। सिक्किम पर पहले नेपाल का नियंत्रण था, वो समाप्त कर दिया, ठीक है, पहला। दूसरा, अब तीसरा, जो काठमांडू थी उस पर अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई। और फोर्थ वन, गोरख थे, उनको अंग्रेजी सेनाओं में सम्मिलित करने लग गए थे, ठीक है। अब इसने एक और चीज़ करी थी, ये क्या नाम है इसके, हेस्टिंग ने मराठा युद्ध हुआ था ना 1817 से 1817 1818, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इसने क्या करा, जो पिंडारियों की समस्या थी उसका उन्मूलन किया था इसने, पिंडारियों की समस्या का। जैसे उत्तरी सेना में तो खुद गया, दक्षिणी सेना में थॉमस हेस्ट, क्या नाम था, थॉमस हिस्लॉप आई थिंक, थॉमस हिस्लॉप नाम से दक्षिण अभियान इसने करा था। एक तरह से उत्तरी अभियान खुद ने वो करा था, आगे से बैटल लड़के, और एक थॉमस को नाम से भेजा था। तो इसमें क्या हुआ, पिंडारियों में क्या थे, चार नेता थे। पहला था चित्तू, वसील मोहम्मद, करीम खान, अमीर खान। तो ये सारे पिंडारी थे, इनको दमन कैसे करा? एक था चित्तू, चित्तू को क्या करा, उसको तो जंगल में चीता खा गया, चित्तू को चीता खा गया। वसील मोहम्मद को क्या करा, जो सिंधिया ने इसको पकड़वा दिया, गिरफ्तार कर दिया, मतलब पकड़वा दिया, अंग्रेजों ने इसे पकड़ के पकड़ लिया जेल में, और जेल में ही इसने आत्महत्या कर ली। इसका भी चैप्टर खत्म, इसका भी खत्म। अब तीसरा था करीम खान, के करीम खान था, इसको गोरखपुर में एक जागीर दी थी, इसको भी सेटल कर दिया। अब तीसरा अमीर खान, ए के, ठीक है, इसको टोंक की जागीर दे दी, इसको दे दी गोरखपुर की, और इसके दे दी टोंक की, ताकि इनसे भंडारियों से समस्या से वो पाई जा सके यार रियासत। मतलब काफ़ी परेशान करते थे, धन लूट लेते थे, कि मार दिया किसी को भी, ये तो इनको इनकी समस्याएं ख़त्म कर दी। इसी चक्कर में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी होता पिंडारियों की समस्या के लेकर। अब इसने क्या करा, और कार्य थे इसके, जैसे रैयतवाड़ी, शाब्दिक रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान। और ये जो व्यवस्था थी किसानों, इसमें ये दक्षिण भारत में लागू की गई। और इसमें क्या कहा गया, किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया, और कंपनी सीधा ही किसानों से वो कर प्राप्त करती थी। अब एक तरह से ये भी पूछा जाता है, ये मतलब ये अभी लागू हुई थी, इससे पहले भी। तो 1792 में कैप्टन रीड ने कैप्टन रीड ने कैप्टन रीड ने 12 महल से इसे प्रयोग के तौर पे लागू करा था। पहले लागू तो कर चुके थे, लेकिन पूरा एक तरह से हाई स्केल पे मतलब इसको लागू नहीं करा था, थोड़ा सा प्रयोग के तौर पे इसने, कैप्टन रीड ने 12 महल में इसे प्रयोग के तौर पे लागू किया था। फिर 1820 में ये व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। मद्रास में तो करी थी थॉमस मुनरो ने, और बॉम्बे में करी थी एलिफ स्टोन ने, ये दोनों वो याद है।
और जो अब हमने पढ़ा है स्थायी बंदोबस्त का, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का कितने परसेंट भाग था, 19%। और ये जो रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी ये था 51% क्षेत्र पे लागू। ठीक है, टोटल मतलब साउथ इंडिया ही कह सकते हैं, मतलब मैक्सिमम साउथ इंडिया इंडिया में ही लागू था ये वाला। अब इसके कारण क्या थे लागू करने के, कारण भी पूछे जाते हैं। कारण तो सिंपल थे, सिंपल है, क्यों किया जाएगा, क्योंकि पहले वाले एक्ट में, पहले वाले व्यवस्था में कमियां होंगी, तो स्थायी बंदोबस्त में कमियां थी। कंपनी जो कंपनी कमियां क्या क्या थी, कि जैसे कि वो स्थायी बंदोबस्त में क्या कमियां थी। पहली चीज़, भू राजस्व नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि परमानेंट फिक्स कर दिया था। जमींदारों ने भूमि में कोई सुधार नहीं करे तो उत्पादकता बढ़नी थी नहीं, और अनुपस्थित जमींदारों की श्रृंखला बन गई थी ये चीज़ें, इसीलिए ये लागू करना पड़ा। सेकंड, दक्षिण भारत में जो ये जैसे जमींदारी व्यवस्था थी वो उत्तर भारत में तो थी लेकिन दक्षिण भारत में नहीं थी, इसलिए कंपनी को ये करना पड़ा, रैयत व्यवस्था लागू करना पड़ा। और किसान काफ़ी वो विद्रोह करने वाले थे, विद्रोह करते थे मतलब कंपनी के साथ, तो वो अपना समर्थन बनाना चाहती थी किसानों को। और इसके लाभ क्या हुए, लाभ भी देखेंगे और हानि भी देखेंगे। लाभ क्या हुआ, लाभ तो ये हुआ बंजर भूमि को उर्वर भूमि बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, क्योंकि किसान ही डायरेक्ट मालिक बना दिए तो वो खुद अपनी भूमि को अच्छा रखेंगे, उर्वर बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, अंग्रेजों को एक और समर्थक वर्ग मिला जो कि किसान थे। तीसरा, तो और तीसरा जो प्रशासनिक सुधार थे, जो किसान समर्थक बन गए तो आसानी से इन्होंने लागू कर दिए प्रशासनिक सुधार। अब इसकी कमियां क्या थी, कमियां तो बहुत थी, जैसे यार हर चीज़ की कमियां होती है इसकी। जैसे पहली तो वही है, कर की दर बहुत अधिक थी और इसकी वसूली भी कठोरता से की जाती थी। ये तो आप सब में चिपका सकते हैं, मतलब कर ज़्यादा था और कठोरता से वसूला जाता था। सेकंड, समय समय पर जब भी कंपनी मन करता था भू राजस्व बढ़ा देती थी। तीसरा, और जो भू राजस्व वो नगद में लिया जाता था। ठीक है, तो किसान नगद तो दे नहीं सकता, तो क्या करता था, वो साहूकार के पास जाता था नगद लेने, और वो सीधा साहूकारों के चंगल में फंसता चला गया ऐसे ही किसान। और कंपनी में भूमि सुधार के लिए कोई कोई सुधार नहीं करे। ठीक है, अनुसंधान नहीं करा, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो तो कुछ ना तो सहायता दी सुधार करने के लिए, ना उस पर कोई भी वो करा, अनुसंधान करा उस पर। ठीक है, अब जो कंपनी के जो चौथा पांचवा, जो कंपनी के राजस्व अधिकारी थे वो जमींदारों की भूमिका निभाते थे। जैसे अब किसानों को लगता तो ऐसा था कि मतलब खुद भूमि है, लेकिन जो कंपनी के जो राजस्व अधिकारी हैं वो एक तरह से ऐसे कठोरता से वसूलते थे उनको, जैसे कर वगैरह, तो वो एक तरह से अपने मालिक ही समझते थे वो अपने आप को, जो राजस्व अधिकारी हैं। ठीक है, जमींदारी समझते थे। और जो कंपनी है वो दक्षिण भारत की भू स्थितियाँ हैं उनको समझ नहीं सकी, और कंपनी अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग भू राजस्व, जैसे ये उत्पादकता है इस पे तो जैसे 10% टैक्स लगा दिया। ठीक है, और ये बिल्कुल जैसे बंजर भूमि है इस पे 20% लगा दिया था। तो मतलब टोटली एक तरह से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये 20% कहाँ से देगा, ये तो आराम से 20% दे सकता है, लेकिन ये तो वो भी नहीं दे सकता, तो इसीलिए मतलब समझ नहीं सकी। प्राचीन, और सातवां, जो प्राचीन भारतीय ग्रामीण व्यवस्था थी वो टूट गई और किसान और भूमि दोनों बिकाऊ हो गए। बस इतना आता है। ठीक है, अब आता है महलवाड़ी, जो कि नॉर्थ इंडिया में लागू की गई थी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गांव या गांव का समूह। इसमें इसमें क्या करा गया, पहला तो ये करा गया, जो ग्राम सभा थी उसको इसका मालिक बनाया गया और पूरे गांव का भू राजस्व एक साथ तय करते थे इसमें। ठीक है, दूसरा, 1822 में इसको हॉल्ट मैकोजी हेल्ट मैकोजी और मार्टिन बर्ड ने व्यापक तौर पर लागू करा था इसको 1822 में। ठीक है, और जो मार्टिन बर्ड है इसको तो उत्तर भारत में भूमि सुधार का जनक बोला जाता है। ठीक है, और इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किसने लागू करा था, जेम्स थॉमसन जीटी ने। और भू राजस्व जमा करते समय दो बातों का ध्यान दिया जाता था, पहली थी भूमि की उत्पादकता और सेकंड थी फसल या बाजार का भाव, फसल का भाव या बाजार का भाव। ठीक है, और यह व्यवस्था कितने परसेंट क्षेत्र पे, ब्रिटिश क्षेत्र पे 30%। और इसमें जो कि जैसे यूपी हो गया, प्रेजेंट में एमपी हो गया और पंजाब हो गया, ये क्षेत्र थे जो इसमें आते थे। अब इसमें कमियां तो होंगी, क्या क्या कमियां थी वैसे। लाभ तो सबको पता ही है, अंग्रेजों ने क्या क्यों क्यों करे, मतलब वो बंदोबस्त का वो था तो इसीलिए। तो इसकी कमियां क्या थी, पहली, ग्राम सभा में बड़े किसान तो का दबदबा रहता था। ठीक है, और वे छोटे किसानों को भूमि पर कब्जा कर लेते थे आसानी से, तो मतलब वो एक तरह से बेदखल ही हो जाते थे किसान, तो छोटे वाले तो उनकी तो कोई चलती नहीं थी। भू राजस्व जो एक तो, या तो ये तो चिपका नहीं है, कर बहुत अधिक थी और वसूली भी कठोरता से की जाती थी। ठीक है, और तीसरा,
जो यदि किसी किसान ने भू राजस्व जमा नहीं करवाता था तो उसका भार अन्य किसानों पर पड़ता था, क्योंकि सबको एक साथ बिल वो देना पड़ता था भू राजस्व, तो इससे सामाजिक सद्भाव में कमी आई थी। बस इतना ही है इसका बारे में। और लॉर्ड हेस्टिंग, अब पढ़ते हैं हम जॉन एडम्स के बारे में, जो कि 1823 में आया, और इसने अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, एक एक्ट लाया था ये, लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट 1823 में, जो कि प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने से पहले ये लाइसेंस लेना अनिवार्य था, अन्यथा वो जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के चक्कर में राजा राम मोहन रॉय की जो एक मिरातुल अखबार था, मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था इसके कारण, लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट के कारण। फिर एक और आता है हमारा लॉर्ड, अब इसके में इतना ही है। फिर नेक्स्ट जो गवर्नर है लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, 1823 से 28 तक इसका जो टेन्योर रहा है, इसमें क्या क्या हुआ था। अब इसने कुछ कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इसकी, जैसे जैसे ठीक है, यह प्रथम गवर्नर था जो मुग़ल बादशाह के बराबरी के स्तर पर मुलाकात करता था। और इसके में एक एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1824 से 26 हुआ था, 16 से 16 उसमें किसमें हेस्टिंग में हुआ था, एंग्लो नेपाल वॉर इसके में हुआ था। और ये यानदुबू यानदुबू की संधि पर समाप्त हुआ था। ठीक है, और इसी के तौर पे एक बैरकपुर विद्रोह भी हुआ था, बैरकपुर विद्रोह, जो कि 1824 में हुआ था। और इसमें कौन सी पूछा जाता, 47th नेटिव इन्फेंट्री, जो पैदल चलने वाली सेना थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वो इंडियन मानते थे कि समुद्र का जो वो है ट्रैवल करने में, समुद्र के ट्रैवल करने में उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और इनको बोला गया कि आप बर्मा जाओ समुद्र के रास्ते, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया इस चक्कर में, तो वो जाना नहीं चाहते थे समुद्र के रास्ते से बर्मा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, और विलियम बेंटिक के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।